स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और अब चलते हैं राजेश अग्रवाल के पास। गुड आफ्टरनून राजेश जी। सबसे पहले जो है आपसे कहूँगा कि बाजार पे जो है हम कहें कि अब 3-4 दिन के सेशन के बाद थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है बाजार, आज डेज हाई लेवल पे भी आ गया है। कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है अपमूव देखने मिलेगा? हमने ऑलरेडी कंजम्पशन डिस्कस कर लिया, ऑटो डिस्कस कर लिया, मेटल्स भी डिस्कस कर लिया। मुझे बिल्डिंग मटेरियल पे आपका व्यू चाहिए, सीमेंट, पाइप्स, यहाँ पे क्या जो है एंसिलरी अपमूव आ सकता है? देखिए रियल्टी स्टॉक्स में तो अपमूव आ गया है, जीएसटी रेट कट्स के बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, मॉनसून भी अक्टूबर में तक खत्म हो जाना चाहिए। ज़रा बताएं राजेश जी, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट और सीमेंट सेगमेंट आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ से और क्या अपमूव आ सकता है? गुड आफ्टरनून शरद जी। गुड आफ्टरनून। बाकी भी जो पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि पिछले 2-3 हफ्ते की लगातार वॉलेटिलिटी विद डाउनवर्ड बायस के साथ बाजार को देखने के बाद पिछले हफ्ते पॉजिटिव में बंद हुए और आज जिस तरीके से खुले उसे देखते हुए लगता है कि थोड़ी सी स्थिरता लौटती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि आरबीआई का जो स्टैंड सीपीआई डेटा या ईसीबी और फेड की जो मीट होगी उसके बाद जो आरबीआई का स्टैंड होगा वो आने वाले दिनों में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे हैं, खास करके बैंकिंग, रियल्टी या कंजम्पशन, उसको एक दिशा देंगे। और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आप देखो पिछले हफ्ते 1-1.25% के आसपास की बढ़त इंडेक्स में थी, बट मिड कैप स्मॉल कैप में 2.5-2.5% की बढ़त थी। जिस टाइप की बढ़त हम मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहे हैं वो एक चीज तो दिखा रही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक्टिव हैं और नीचे के लेवल्स में खरीदारी चल रही है। खास करके भारत के लिए जो पॉजिटिव आ रहा है वो तेल का बहुत नीचे के लेवल्स पे आना, विक्स का लोअर लेवल पे आना और डीआई की लगातार खरीदारी। एफआई की तरफ से थोड़ा प्रेशर है, रुपया 88-36 तक जाकर के आया। ये थोड़ी 2-3 दिक्कतें हैं शॉर्ट टर्म में, नो डाउट। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके के समीकरण बैठे हैं और वीकेंड पे जो ट्रम्प साहब के तरफ से बयानात आए भारत के साथ दोस्ती की, वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहे हैं। जहां तक सीमेंट वगैरह की बात है, हमें लगता है ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाला पूरा एक सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बूस्ट की बात की जा रही है या रियल्टी पे जिस तरीके के मूवमेंट हम लोगों ने देखा है, ये दोनों ही चीजें दिखा रही है कि आने वाले दिनों में मेटल्स और सीमेंट अच्छे परफॉर्म करेंगे। दूसरे, मॉनसून थोड़ा सा लंबा चल रहा है, इस वजह से सीमेंट में हो सकता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से दबाव में आए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी जोर पकड़ती हुई नजर आएगी। और वहाँ हमें लगता है कि कुछ अच्छे स्टॉक जैसे कि अल्ट्राटेक तो पहली पसंद रहेगा ही, उसकी कैपेसिटी और नंबर्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि अल्ट्राटेक बहुत महंगा हो गया है, नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें ग्रासिम पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अल्ट्राटेक की एक होल्डिंग कंपनी है। और न केवल अल्ट्राटेक की बल्कि उसमें बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए तो ओपस करके जो पेंट्स हैं वो भी उसमें हैं, उनके खुद के पीवीसी वगैरह के कारोबार हैं। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर मुझे ग्रासिम थोड़ा सा वैल्यूएशन लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड रैंक की बात की जाए तो बिरला कॉर्प करके सीमेंट की कंपनी है, जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ केपेक्स वगैरह लगभग पूरा हो गया है, नंबर्स जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में खराब आए थे अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, मार्जिन प्रोफाइल अच्छी हुई नजर आ रही है और डिमांड तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर होगी। जिस तरीके से जीएसटी वगैरह के कट आए हैं और अ, उम्मीद है कि आरबीआई भी शायद कुछ अनाउंसमेंट करे, तो इन सब चीजों के मद्देनजर इन कुछ एक स्टॉक्स में है जहां नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस पे जो है राजेश जी बुलिश है। हमारे बैंक के मैनेजमेंट के साथ हमारे सहयोगी ने चर्चा की थी और यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर तक इस साल, वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आज करीब 3.5% ऑलरेडी चढ़ चुका है, 44 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ। राजेश, क्या राय होगी आपकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? देखिए, हमारी इसमें कोई खरीदारी की राय नहीं है। अगर ये इस न्यूज के चलते चलता हुआ 47-48 तक जाता है तो किसी के पास है तो मुनाफा वसूल कर सकते हैं। यूनिवर्सल बैंक के लिए लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, मिलता सा मिलेगा दिसंबर तक, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में बहुत अच्छी चॉइसेस हैं अवेलेबल, जो कि अच्छे वैल्यूएशन पे है। मिड कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसके नंबर बेहद अच्छे आए थे, लगातार 2-3 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं, वहां पर ध्यान दिया जा सकता है।
तो जीवन की खास बात की जाए तो इसमें अगर आप देखें तो अनसिक्योर्ड लोन्स का जो तबका है वो 50% के ऊपर है, माइक्रो फाइनेंस 30-32% के आसपास आता है। तो ये दो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर थोड़े से एनपीए वगैरह को लेकर के चिंताएं रहती है। तो मुझे लगता है इस बात अवॉइड करना ही बेहतर होगा। नजरिए से अवॉइड करने की किए हैं। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर की कई कंपनीज ने प्राइस कट अनाउंस किए हैं। वैसे तो 22 सितंबर से ये लागू होंगे, लेकिन एम&एम जैसी कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस कट विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर पिछले हफ्ते ही ये प्राइस कट अनाउंस कर दिए हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके रेडार पर कोई गाड़ी है जो आप लेना चाहते हो या ऑलरेडी आपने बुक कर दी हो? ऐसा है कि मैंने लास्ट वीक ही किया ली है, तो अभी तो फिलहाल और मैंने एक हफ्ते में तो दोबारा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पर एज ए स्टॉक एक्सपेक्टेशन तो थी कि जीएसटी रेट्स कट होंगे, फिर पिछले हफ्ते क्यों ले ली? ऐसा है कि श्राद्ध पीरियड में हमारे यहाँ कुछ नई चीजें नहीं ली जाती हैं और इस वजह से हमने देखा है अक्सर हर साल ही कि श्राद्ध पीरियड में जो ऑटो की सेल नंबर आएंगे वो भी दबे हुए आएंगे इस महीने। तो इस वजह से हमें उसके पहले ही लेना का थोड़ा सा मन बनाया था। और जहां तक स्टॉक की बात की, अभी सृष्टि ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किसने क्या कट दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई स्टॉक चुनना हो जो वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा हो तो टू व्हीलर्स में तो हम बेट के साथ ही जाना चाहिए। बेट यानी कि बजाज ऑटो, आइशर या टीवीएस मोटर। बजाज ऑटो की बात की जाए तो एक तो इनके प्रीमियम मार्केट्स में बहुत अच्छी पकड़ है, दूसरे एक्सपोर्ट का भी अच्छा पकड़ है। ईवी इन्होंने चेतक की लॉन्च करी जो बाजार से बहुत अच्छी तरीके से लिया। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डिविडेंड अच्छा देती है, कैपिटल रेशियोज अच्छे हैं और अब जीएसटी का जो बेनिफिट है वो तो अपनी जगह है ही। दूसरे फोर व्हीलर की बात की जाए तो हुंडई मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। एसयूवी में मार्केट लीडर है क्रेटा, लगातार कई महीनों से मार्केट लीडिंग पोजीशन में है। अब ये लोग डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी बढ़त बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। जनरल मोटर्स का तालेगांव का प्लांट इन्होंने ले लिया, जिसके बाद इनकी कैपेसिटी 8 लाख से करीब करीब 10.7 लाख हो जाएगी FY29 तक। 32,500 करोड़ का केपेक्स है जो कि इंटरनल एक्यूरियल से फंडिंग होगी और 26 नए प्रोडक्ट FY30 तक लॉन्च करने की बात है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखी जाएंगे तो बहुत कंफर्ट आता है। तो ये तीन स्टॉक है जो मुझे लगता है कि ऑटो में ध्यान रखना चाहिए। या तो ऑटो सेक्टर पर ये फंडामेंटल नजरिया आता हुआ और सेल्स बढ़ने की उम्मीद है नवरात्र के शुरू होते ही श्राद्ध पक्ष के बाद, जिसके चलते ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक्स में ऑलरेडी आज के सत्र में भी तेजी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है एडिशंस हो रहे हैं। वरुण बेवरेजेस पे राजेश जी आपकी क्या राय रहेगी? देखिए यहाँ पे जो सेस लग रहा है, जो आप कह सकते हैं सिन गुड पे, तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पे भी लग रहा है। हालांकि वरुण बेवरेजेस की हमारी बात करें तो पूरी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ते जा रही है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंपटीशन जो है कैंपा कोला से ज़रूर देखने मिल रहा है, बट वरुण बेवरेजेस क्या यहाँ से लगता है कि एक टैक्टिकल बाई हो सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड में? और राजेश जी क्या लगता है आपको, वरुण बेवरेजेस आगे जाते हुए क्या अहम ट्रिगर्स होंगे स्टॉक के? सर जी, आपने सही कहा। एक तो सिन टैक्स या सेस जो भी नाम दे लीजिए उसको, वो लगने वाला की बातें जो थी। दूसरे कैंपा कोला से जो कंपटीशन बढ़ा और हमने देखा कैंपा ने जो 10 रुपए के प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो दूसरे जो कॉम्पिटिटर थे, फिर वो कोक हो या पेप्सी हो, सबको ही अपने प्राइसेस रिड्यूस करने पड़े। कंपटीशन तो बढ़ा ही। तीसरे अगर आप देखेंगे तो इस बार जो गर्मियों का मौसम था वो भी बहुत छोटा था, मॉनसून बड़ा हो गया, तो वहां से नंबर्स में दबाव आया। लेकिन अगर खास वरुण बेवरेज की बात की जाए तो यूएस के बाहर पेप्सी का ये सबसे बड़ा बॉटलर है। न केवल भारत में बल्कि निकटवर्ती देशों में जैसे कि श्रीलंका वगैरह में भी, नेपाल में इनके कारोबार फैले हुए हैं, कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। कार्बोनेटेड के अलावा नॉन कार्बोनेटेड ब्रीवेजेस में भी ये अच्छी तरीके से पकड़ बना रहे हैं और जिस तरीके के लॉन्चेस वगैरह नए प्लान कर रखे हैं। मुझे लगता है ये जो गिरावट आई है नेगेटिव न्यूज फ्लो के कारण से पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खास करके उन लोगों के लिए जो कम से कम साल 1.5 साल तक इस स्टॉक में बना रहना चाहते हैं। मौजूदा स्तर से मैं कह सकता हूँ कि करीब करीब 15 से 20% की अपसाइड यहाँ से दिखती है आने वाले साल 12 से 18 महीने में। शॉर्ट टर्म में न्यूज फ्लो के कारण से अपसाइड डाउनसाइड चलती रहेंगी, बट वैल्यूएशन इस वक्त ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो मार्केट एरिया है वो न केवल डोमेस्टिक बल्कि
इंटरनेशनली भी प्रेजेंस बनी हुई है, तो हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीएसटी जो फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल पर घटाया गया था, उसके चलते फर्टिलाइजर कंपनियों को तो पॉजिटिव फायदा होता हुआ नजर आएगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की सब्सिडी भी कम होती हुई नजर आएगी। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, फर्टिलाइजर सेक्टर पर आपका क्या आउटलुक होगा? कई सारे रॉ मटेरियल्स पर जीएसटी जो पहले 18% था, उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है, और इन जनरल फर्टिलाइजर सेक्टर पर आपका नजरिया क्या होगा? सर, अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे उसमें बहुत वोलाटिलिटी रही, और जिस कारण से रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊंचे रहे, फर्टिलाइजर्स कंपनियों को थोड़ी दिक्कत रही और मार्जिन से प्रेशर देखने को मिला। लेकिन ये जो आज की डेट में अगर आप देखो तो इतने अच्छे मानसून के बाद और जिस तरीके का रूरल फोकस है सरकार का, मुझे लगता है कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी। एक आध कंपनियों का नाम लिया जाए तो मैं समझता हूँ कोरोमंडल को इसमें ध्यान देना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, कंपनियां कामकाज बहुत अच्छा है, और इसमें भी अगर किसी को और ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए तो ईआईडी पैरी पे ध्यान देना चाहिए, जहां शुगर तो प्ले है ही, लेकिन उसमें कोरोमंडल के भी 55-56% स्टेक ईआईडी के पास है। तो ये कंपनियां जहाँ ध्यान दिया जा सकता है। दूसरा दीपक फर्टिलाइजर है, जिसके कारोबार बहुत अच्छे फैले हुए हैं। 2-3 कंपनियां हैं जहाँ ध्यान दिया जा सकता है। बट नेट आज का दिन फिर भी जो है हरे निशान में बाजार बंद हुआ है। सेंसेक्स 80,800 लेवल्स पे और 24,800 के जस्ट नीचे निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 107 पॉइंट की जो उछाल जरूर आई है। बाजार की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट आखिरी 20 से 25 मिनट में जो है गिरावट देखने मिला है। धन्यवाद नीलेश जी, राजेश जी और श्रीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्लोजिंग कॉल्स के शो में, जहाँ पे आपने अहम व्यूज़ दिया, इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज दी। तो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अब जो है शो को हम समाप्त करते हैं, और शो के उस पार जो है हम आपको लेके आने वाले कल की तैयारी, जहाँ पे प्रशांत हमें बताएंगे कि क्या क्या अहम बात है वो जो आपको जानना चाहिए कल के लिए।